हाँ जी, लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन हमारा अधूरा रह गया था, 17th क्वेश्चन। तो मैंने कहा था वो अगली क्लास में समझा दूंगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला था फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। पीछे वाली टर्म से अगर 20th टर्म हम काउंट करेंगे तो कौन सी बनेगी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम जो हमारे पास nth टर्म का निकालने का रूल था ए एन वाला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये किसी भी एपी में आगे से टर्म निकालने के लिए, पीछे से नहीं। ठीक है। तो अगर पीछे से निकालना है तो अगर मैं इस एपी को उल्टा करके लिखूं तो इसमें मुझे क्या फ़र्क नज़र आता है, ज़रा देखें। पहली टर्म आ गई 253, इसके बाद वाली टर्म ही नज़र नहीं आ रही मुझे कौन सी है। और आखिर तक जाते रहेंगे तो लास्ट के 3 टर्म पता है मुझे, 13, 8 और 3, ये पता है ना मुझे। यानी कि इस एपी को उल्टा करके लिखूंगा तो ये बन जाएगा। ठीक है। तो अब इसमें मुझे डिफरेंस निकालना हो तो इस एपी की फर्स्ट टर्म कितनी हो गई, 253। हाँ, डी कितना आ जाएगा। अब रूल ज़्यादातर हमने ये रटा हुआ था सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, लेकिन सेकंड टर्म तो पता ही नहीं है। तो एक बात और बताई थी स्टार्टिंग में ही, इस बात को क्लियर कर दिया था मैंने कि कोई सी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दे रखी हों तो कोई सी भी टर्म और उससे ठीक पहले वाली टर्म अगर पता है तो उसको माइनस करके भी तुम डिफरेंस निकाल सकते हो। तो यहाँ पे दो लगातार टर्म हमारे को ये पता है ना, ये वाली दो और ये वाली दो भी पता है। तो या तो 3 में से 8 को माइनस कर दो या 8 में से 13 को माइनस कर दो, तब भी डी पता चल जाएगा हमारे को। सेकंड टर्म निकाली होने की या पता होने की ज़रूरत थोड़ी ना मुझे, नहीं पता। तो डी मैं निकाल सकता हूँ फिर भी यहाँ पे कैसे, 8 में से 13 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, -5। तो इस रिवर्स एपी के अंदर, रिवर्स एपी मतलब यहाँ पे उल्टा एपी हो गया। जैसा नॉर्मल क्वेश्चन का एपी था, आपने क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, आपने पूछा है कि पीछे से 11 टर्म निकालो। अगर ये फर्स्ट टर्म हो जाए, इसके बाद वाली दूसरी टर्म हो जाए, इसके बाद वाली तीसरी टर्म हो जाए और इसके बाद वाली चौथी, ऐसे ही 11 टर्म निकालो। तो ठीक है ना, मैं इस रिवर्स एपी यानी कि जो लास्ट टर्म है उसको पहली टर्म मान लेता हूँ, तो सेकेंड लास्ट टर्म दूसरी टर्म हो जाएगी। ऐसे तीसरी टर्म जो थर्ड लास्ट टर्म है पीछे से तीसरी टर्म है वो रिवर्स एपी की तीसरी टर्म हो जाएगी। ठीक है। लेकिन बात आई कि सर दूसरी सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट टर्म तो हमें मालूम ही नहीं है। ठीक है, तो उस एपी को आखिर तक ले जाओ, यानी कि जो इधर स्टार्टिंग की टर्म थी वो रिवर्स ऑर्डर में, वहाँ की 3 लास्ट की 3 टर्म्स बन जाएंगी। डिफरेंस यहाँ से पता चल जाएगा। अब चाहो तो तुम सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म कोई सी भी टर्म निकाल सकते हो, क्योंकि आपको डी भी पता चल गया और ए भी पता चल गया। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड ये नहीं थी कि दूसरी टर्म निकालो, तीसरी टर्म निकालो, चौथी टर्म निकालो, या उस एपी को लिख के दिखाओ रिवर्स एपी को, नहीं। आपने कहा था इस सीधे साधे एपी के अंदर से पीछे से लास्ट वाली टर्म से काउंट करो तो 11 टर्म निकाल दो। मैंने कहा इस एपी को उल्टा पढ़ लो, उल्टा पढ़ा तो वो पहले से लेकर के 11वीं टर्म जो होगी वही उस वाले एपी की लास्ट से 11 टर्म होगी। अगर ये बात आपके समझ में आई तो क्वेश्चन आप पकड़ पाओगे, कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अब मुझे क्लियर करो कि जो मैंने समझाया वो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, कि ऊपर वाला जो मेन क्वेश्चन था जिसको मैं येलो शेड कर रहा हूं, इस एपी की पीछे से लास्ट से 11th टर्म निकालनी थी। अगर मैं इस एपी को ठीक उल्टा करके लिख दूं और इस वाले जो रिवर्स एपी आया उसकी 11 टर्म निकाल लूं, जो कि रूल के हिसाब से बड़े आराम से निकल सकती है, क्योंकि रूल जो कहता है nth टर्म का वो स्टार्टिंग से कोई सी भी टर्म निकालने का है, पीछे से नहीं। तो मैंने सीधे शरीफ वाले एपी को मैंने उल्टा करके लिख दिया, साधारण से एपी को उल्टा करके लिख दिया, और उस उल्टे एपी की स्टार्टिंग से 11 टर्म जो होगी वो मेन क्वेश्चन वाले एपी की लास्ट से 11th टर्म होगी। ये बात भेजे में आती है कि नहीं आती, आ गई। तो सीधी सी बात है, मैंने रिवर्स एपी का 11 टर्म निकाल लेता हूं मैं। अब जो उल्टे वाला एपी लिखा है, जो मैंने ब्लू वाला एपी लिखा है, ये वाला एपी, इस एपी की मैं 11 टर्म निकाल रहा हूं। तो मैं ऐसे ही लिखूंगा A11, यानी कि A प्लस 10D। ए की वैल्यू है इस टाइम पे 253। रिवर्स एपी का जो फर्स्ट टर्म है स्टार्टिंग जहां से हो रही है वो 253 और वो एपी की फर्स्ट टर्म है, प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू -5, यानी कि 253 में से, समझ नहीं आ रहा। अभी बताता हूँ, 253 में से 50 माइनस कर दो, 3 0 और 2, 203 आ जाएगी। तो यानी कि इस वाले एपी की 11 टर्म उस वाले एपी की लास्ट से 11 टर्म होगी। तो 11th टर्म, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज 203। हाँ जी पलक जी, आपको समझ में नहीं आया।
ठीक है, अभी दोबारा से बताता हूँ। एक एपी लिया मैंने, आयुष को भी समझ में नहीं आया, ठीक है। ऐसे लिख के दिखाना है? नहीं, लिख के नहीं दिखाना, बस ये आंसर आ चुका है, ख़त्म। 203 हमारा आंसर है। लिख के मैं समझा रहा हूँ अब आप लोग को, जिनको समझ में नहीं आया। अगर एक एपी है अपने पास, कोई भी ले लेता हूँ, 15। ये टर्म निकालने ना, आपने 11th निकाल दिया। 20th निकालनी थी, मैंने 11th निकाल दी गलती से। चलो 20th निकालनी थी, तो यहाँ पे 19D हो जाएगा, यहाँ पे 19 आ जाएगा। अब ये कैलकुलेशन क्या आएगी? ठीक है, मैंने पता नहीं 11 कहाँ से देख लिया, समझ में नहीं आया मुझे। चलो देख लिया होगा कहीं से। अच्छा, एक एग्ज़ाम्पल लिया मैंने अपनी तरफ से कि भाई एक एपी है 15 और 18, 21, और ये कहीं पे जाके ये बन रहा है, ठीक है। हाँ, ये बन रहा है। अब मैंने कहा कि यार इस एपी की पीछे से, लास्ट से 10th टर्म निकाल दो। पीछे से होनी चाहिए, आगे से नहीं होनी चाहिए। जो nth टर्म का रूल है वो है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन ये काउंट कहाँ से करता है? अगर मैं कहूँगा a7, 7th टर्म निकालो, तो वो आगे से काउंट करेगा, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी, छठी, सातवीं। ये कहेगा 7वीं टर्म का कैलकुलेशन ये आएगी। वो इस रूल से हम निकाल सकते हैं। लेकिन ये रूल इसके लिए नहीं बना कि हम पीछे से निकाल सकें। पीछे से निकालने के लिए बोला है आपने। आपका क्वेश्चन है कि पीछे वाली टर्म से काउंट करो और 10th टर्म बता दो कितनी होगी। यानी कि अब फर्स्ट टर्म तुम इसको काउंट करो, इससे पहले वाली दूसरी टर्म काउंट करो, इससे पहले वाली तीसरी टर्म काउंट करो, इससे पहले वाली चौथी टर्म काउंट करो। इतनी बात समझ में आ रही है पलक? हाँ सर। हाँ, तो अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन को, ये जो पूरा एपी लिखा है, इसको मैं रिवर्स कर दूं, उल्टा कर दूं, ऐसे लिख दूं अपनी मर्जी से, 333, फिर डॉट 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 21 आ रहा था, थर्ड लास्ट, स्टार्टिंग से तीसरी टर्म थी, तो यानी कि एंड से ये तीसरी टर्म बन जाएगी, थर्ड लास्ट टर्म हो जाएगी, फिर 18 और फिर 15। अगर मैं इस पूरे एपी को उल्टा करके लिख दूंगा तो पहली टर्म 333 बन जाएगी और लास्ट टर्म 15 बन जाएगी, सेकंड लास्ट टर्म 18 होगी, सेकंड टर्म जो 18 थी वो सेकंड लास्ट टर्म बन गई, और जो थर्ड टर्म 21 थी वो थर्ड लास्ट टर्म बन गई इस एपी की। ठीक है, आपकी डिमांड थी कि 333 को फर्स्ट टर्म काउंट करो तो 10th टर्म निकालो। यही थी ना आपकी क्वेश्चन की डिमांड, कि पीछे से लास्ट से 10th टर्म निकालो। यानी कि लास्ट से 10th टर्म निकालने का मतलब है कि पीछे वाली जो सबसे आखिरी वाली टर्म है वो पहली टर्म काउंट कर लो, पहली टर्म, उससे पहले वाली दूसरी टर्म, उससे ठीक पहले वाली तीसरी टर्म, उससे ठीक पहले वाली चौथी टर्म, ऐसे ही चल रहा है ना। तो मैंने कहा यार आप जो उल्टा काउंट करवा रहे हो, मैं अपनी तरफ से उसको सीधा ही काउंट कर लेता हूँ, यानी कि जो लास्ट टर्म है उसको पहली बना देता हूँ। बात तो वही हो गई ना, ये पहली हो गई। फिर इसके बाद जो पहले नंबर यहाँ आ रहा होगा उसको मैं अगर येलो शेड करूँ तो वही नंबर यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक, इससे पहले वाला नंबर अगर मैं ब्लू शेड करता हूँ तो वो यहाँ पे यहाँ आ रहा होगा, और इससे पहले वाली शेड अगर मैं यहाँ पे एक नंबर करता हूँ कि ये ग्रीन वाला है तो वो यहाँ पे आ रहा होगा। इस ऐसे ही चलेगा ना। ये बात समझ में आ रही है? ये जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ, तो अब इस वाले एपी की अगर मैं 11th टर्म निकाल लूँ या 10th टर्म, पता नहीं फिर 11th टर्म कहाँ से आ रहा है, 10th टर्म अगर मैं निकाल लूँ इस वाले एपी की, जो मैंने अब खुद अपनी मर्जी से रिवर्स एपी डाला है, इस वाले एपी की जो 11th टर्म होगी और 10th टर्म होगी, वो मेन क्वेश्चन की 10th टर्म जो पूछ रहा था वही बात नहीं हो जाएगी? पीछे से 10th टर्म और इस एपी की आगे से 10th टर्म, वही बात बन जाएगी ना। नहीं आया तो कह सकते हो कि नहीं आया। आयुष, आयुष, आयुष बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आवाज नहीं आ रही। आ गया सर। आ गया।
नहीं, मैं मेरे को लगता नहीं आया है, मेरे को ऐसा विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हें आया है, तुम ऐसी ज़बरदस्ती वाली बात कर रहे हो। चलो ये तो मैंने अभी एक एग्जांपल लेके समझाया, मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया, अब पूरा एपी लिख के दिखाता हूँ। साधारण सा एपी, दो का डिफरेंस लेके चलता हूँ, दो का टेबल लिख देता हूँ। यहां पे स्टॉप करता हूं, ठीक है। मैं कहता हूं इस एपी की पीछे से फोर्थ टर्म निकालो, फोर्थ, ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं कर रहे, फोर्थ टर्म। तो पीछे से पहली टर्म ये हुई, पीछे से दूसरी टर्म ये हुई, पीछे से तीसरी टर्म ये हुई, तो मैं उसको लिखूंगा लास्ट से पहली टर्म, लास्ट से दूसरी टर्म, लास्ट से तीसरी टर्म, लास्ट से चौथी टर्म। आपको क्वेश्चन में ये पूछा कि पीछे से चौथी टर्म निकालो, तो आपको ये वाली टर्म निकालनी है, बेसिकली 22 निकालना है, ठीक है। तो आपको एपी में तो अगर आप इस नॉर्मल वाले एपी की बात करेंगे तो ये जो रूल के हिसाब से निकलेगा वो कौन सी टर्म निकलेगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं। 11वीं का पीछे पड़े हुए तो 11वां बन ही गया यहाँ पे, A11th। यानी कि इस नॉर्मल एपी की जो क्वेश्चन था, जैसा क्वेश्चन आपने दिया है, उस एपी की 11th टर्म एक तरीके से बन रही है, जो क्वेश्चन की डिमांड थी कि पीछे से चौथी टर्म निकालो। लेकिन मैं इस चीज़ को निकालने बैठूं कि ये 11 टर्म बनेगी, तो मुझे सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कराना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में से जोन सी टर्म की पोजीशन पूछी आपने पीछे से, उसमें से एक कम करके माइनस करना पड़ेगा। इतने लफड़े में क्यों पड़े हम? सीधी सी बात है, जो nth टर्म का रूल है वो आगे से काउंट बताता है, पीछे से नहीं। तो आप उस एपी को अपने हिसाब से ढाल लो ना। आप एपी की जो फर्स्ट टर्म है, जो लास्ट वाली टर्म है, उसको ही फर्स्ट बना दो। तो एपी की फर्स्ट टर्म 28 हो गई, सेकंड टर्म 26 हो गई, थर्ड टर्म 24 हो गई एंड फोर्थ टर्म 22 हो गई। बस आपको इस एपी में पता है फर्क क्या पड़ता है? जो नॉर्मल क्वेश्चन वाला एपी होता है उसका डिफरेंस और जो रिवर्स एपी आता है उसका डिफरेंस में पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क आ जाता है। जो नॉर्मल एपी का डिफरेंस होता है, रिवर्स एपी में उसका उल्टा साइन बन जाता है डिफरेंस का। आप चेक करवा देता हूं आपको क्वेश्चन में। इस एपी में आप डिफरेंस चेक कर लो कितना था आपका, प्लस का 5 था, 8 में से 3 करो 5। लेकिन जब रिवर्स एपी कर दिया तो सिंपल सी बात है ना, रिवर्स एपी में तो होगा कोई, ये ऐसी तो है नहीं कि कोई बड़ी ऐसी कहानी थी जो कि आप तो समझ ही नहीं पा रहे थे और मैंने कोई चमत्कार करके आपको समझा दिया। ये नॉर्मल सी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे डिफरेंस अगर प्लस का चल रहा है तो ऐसे डिफरेंस माइनस का ही चल रहा होगा। ऐसे टर्म अगर प्लस कर करके आ रही हैं, किसी चीज को प्लस कर करके आ रही हैं, तो पीछे से आगे वाली टर्म लानी है तो माइनस कर करके ही आएंगी। आप समझ पा रहे हो इस बात को? तो यहां पे अगर नॉर्मल एपी में जैसा एपी चल रहा था उसमें अगर डिफरेंस पॉजिटिव है तो रिवर्स एपी में वो डिफरेंस नेगेटिव हो जाता है। आप देख ही लो, यहाँ पे आपको मैंने करके भी दिखाया कि डिफरेंस यहाँ पे माइनस का 5 आया और वो समझ में भी आ गया होगा आपको। सिर्फ इतनी सी कहानी चेंज होती है। अब ये सारा क्वेश्चन पूरी तरह से लॉजिकली था। कोई एक आपने एक सोच रखी इस क्वेश्चन पे कि हाँ यार रूल तो ये कहता है और हमारा काम पीछे से निकालने का है, तो क्यों ना हम इस एपी को ऐसे घुमा दें। एपी को घुमा देंगे तो लास्ट से जो भी टर्म आपने काउंट करने को बोली थी वो इस फॉर्मूले के हिसाब से पहली टर्म बन जाएगी, पहले से ही बन जाएगी। सिर्फ इतनी सी बात थी इसके अंदर। अब समझ में आ जाना चाहिए। नहीं आया तो फिर बता दो, नहीं आया तो मैं और दोबारा से कोशिश कर लेता हूँ। सर बोर्ड्स में लिखने की जरूरत है कि हमें रिवर्स में हम दिख रहे हैं? हाँ, ये वाला दिखाना पड़ेगा आपको। ये रिवर्स एपी तो दिखाना ही पड़ेगा ना। ये देखो ना, आपने ये रिवर्स एपी अगर लिखा ही नहीं होता तो आपको इस डिफरेंस को निकालने में दिक्कत आती। आपको टीचर को दिखाना पड़ेगा ना कि यहाँ पे डिफरेंस नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि मैंने जब इस एपी को रिवर्स करके लिखा तो इसमें डिफरेंस अपने आप नेचुरली कैलकुलेशन में ही नेगेटिव आ गया, पहले वाले का डिफरेंस चेंज होके आ गया। और इसकी 20th टर्म जो एक्चुअल में बनेगी वो आपके गिवन एपी की लास्ट से 20th टर्म बन जाएगी। बिल्कुल एकदम क्लियर। ये वाला रिवर्स एपी आपको दिखाना ही पड़ेगा। हाँ जी बताओ, अभी समझ में आया कि नहीं आया? जिसको समझ में नहीं आया 3 सेकंड का टाइम है, हाथ खड़ा कर दो, क्योंकि मुझे आवाज क्लियर नहीं हो रही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैसेज जिसका भी है मैं मैसेज नहीं पढ़ रहा हूँ। अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो किसी और तरीके से कहो। कैसे कहोगे? वैसे मैसेज से ही बोलोगे यार, देख लेते हैं, कोई बात नहीं। आ गया सर, ओके जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। 18th क्वेश्चन। यहाँ पे इन्होंने
बोला द सम ऑफ द फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं आती, जितना टॉपिक हमने पढ़ा है उतने के बाद कंफ्यूजन नहीं आती, लेकिन हम जब आगे का भी पढ़ लेंगे तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ना जाने क्यों, भाषा सही से समझते नहीं है इसलिए दिक्कत हो जाती है, लेकिन अभी समझते हैं। द सम ऑफ द फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म, साफ साफ बोला इन्होंने, यानी कि फोर्थ पोजीशन वाली वैल्यू जो भी है, एट्थ पोजीशन वाली वैल्यू जो भी है, उन दोनों को प्लस करा दो, प्लस करा देते हो तो 24 आता है। ठीक है, तो एक एपी अपनी तरफ से ऐसे मैं दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4, ये हो गई फोर्थ टर्म, 5 6 7 8, बनाना नहीं है, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो फोर्थ टर्म पे जो भी वैल्यू थी और एट्थ टर्म पे जो भी वैल्यू है, इन दोनों को ऐड करा दिया तो मेरे को मिलता है 24। तो इतना ड्रामा जरूरी करना है, सीधे नहीं लिख सकता मैं कि फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम 24 है। ये बस समझ में आती होगी आपको, हाँ जी हाँ आती है। फोर्थ टर्म कैसे लिखते हैं, a + 3d, और एट्थ टर्म कैसे लिखते हैं, a + 7d, 24 के इक्वल। अगर मैं इसको और कैलकुलेट करूं और सिंप्लीफाई करूं तो आएगा 2a + 10d। d वाली टर्म्स को सॉल्व कर लिया, a वाली टर्म्स को सॉल्व कर लिया, a के साथ प्लस माइनस होगा और d के साथ होगा, ये तो आपको मालूम ही है। किसके इक्वल, 24 के इक्वल। हाँ, इसमें से एक चीज़ और कर सकते हो, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा a + 5d, किसके इक्वल, 12 के इक्वल। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, अच्छा, 2 मिसिंग वैल्यूज हैं a और d। क्या क्वेश्चन में आगे कहीं दे तो नहीं रखा था, मैंने जो इतने में काम कर दिया। एंड द सम ऑफ सिक्स्थ टर्म एंड 10th टर्म, यानी कि 6ठी पोजीशन पे जो वैल्यू है और 10th पोजीशन पे जो वैल्यू है, उन दोनों को प्लस करते हैं तो 44 आता है। ठीक है, तो फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। तो कोई सी भी टर्म्स हमें निकालनी है तो 2 चीज़ें चाहिए, एक धनुष और एक बाण, एक a और एक d। ठीक है ना, किसी को मारना है लड़ाई में तो ये 2 चीज़ें चाहिए होती है ना, धनुष बाण। तो 6th टर्म और 10th टर्म को प्लस करो, 44 आता है। 6th टर्म लिखेंगे हम a + 5d, 10th टर्म लिखेंगे हम a + 9d, 44 के इक्वल। वही a वाली टर्म्स को सॉल्व करा तो 2a आया, d वाली टर्म्स को सॉल्व करा तो 9 और 5 होता है 14। इसमें से भी 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आने का मतलब है 2 से तीनों को डिवाइड कर रहा हूँ। अब 2 वेरिएबल वाली 2 इक्वेशन आ गई, चैप्टर 3 लगा दो यहाँ पे, एलिमिनेशन मेथड। a + 5d 12 के इक्वल, a + 7d 22 के इक्वल। ये साइन चेंज करने पड़ेंगे, a तभी खत्म होगा। कहाँ है महक श्रीवास्तव? हाँ भाई महक, आपका डाउट था लास्ट क्लास में कि सर एलिमिनेशन मेथड नहीं आता, तो हमने यहाँ पे 2 इक्वेशन बनाई है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे मुझे लगाना है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या है, किसी एक वेरिएबल को ख़त्म करो, एलिमिनेट करो। चाहे तो आप a को ख़त्म करो, चाहे आप यहाँ पे d को ख़त्म करो, किसी एक को ही कर पाओगे। एक टाइम पे दोनों ख़त्म हो रही हैं तो वो क्वेश्चन ही हमारे काम का नहीं है। ठीक है, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, ये क्वेश्चन मेरे काम का नहीं, भाड़ में जाए। ठीक है, लेकिन एक ख़त्म होगा तो फिर ये मेरे बड़े काम का है। ठीक है, एक ख़त्म हो रहा है, पहले से ही एक ख़त्म हो रहा है, क्योंकि a दोनों तरफ a का कोफिशिएंट सेम है, यहाँ पे भी a के साथ 1 है, यहाँ पे भी a के साथ 1 है, ये दोनों आपस में कट सकते हैं। d के साथ 5 है, d के साथ 7 है, ये नहीं कट सकता, ये 0 नहीं आएगा, 0 आएगा a और a। जीरो लाने के लिए एक चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, एक चीज़ नेगेटिव होनी चाहिए, दोनों ही पॉजिटिव साइन के साथ थी। आप दोनों इक्वेशन में देख रहे हैं कि a वाली वैल्यूज़ दोनों तरफ प्लस की थी, तो यहाँ पे इनको खत्म करना है। खत्म करने के लिए एक को नेगेटिव करना पड़ेगा, तो उसको हम ऐसे लिख देते हैं कि पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस करा दिया। जब दूसरी इक्वेशन को माइनस कराया तो दूसरी इक्वेशन के जो सारे टर्म्स थी ना, तीनों की तीनों, a वाली, d वाली और जिसमें a और d नहीं था कांस्टेंट, उन तीनों के अपने ओरिजिनल साइन चेंज कर दोगे। तीनों ही प्लस में थे, तीनों ही माइनस में हो जाएंगे। अगर कोई नेगेटिव होता तो उसको प्लस में कर देते। ऐसा नहीं है कि साइन चेंज करने का मतलब हमेशा माइनस ही करना है, मतलब कि माइनस तो करना है लेकिन टर्म्स के साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया और ये प्लस का माइनस हो गया, तो यहाँ पे a एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो a खत्म हो गया। तो यही तरीका है बस करने का। बाकी को आप सिंप्लीफाई कर दें, d पहला प्लस का साइन था और दूसरे वाला चेंज होकर माइनस का आ गया। जो पुराने साइन थे अब ये तीनों भूल जाओ जिनको मैं शेड कर रहा हूँ। यहाँ पे भी 22 के आगे प्लस का साइन था, वो मैंने डाला नहीं, वो तो प्लस का ही होता है ना। तो यहाँ पे इन दोनों को जब सोल्व करोगे तो माइनस का 2d आएगा, और जब इन दोनों को सोल्व करोगे तो माइनस का 10 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 10 कटेगा 5 पे, तो d की वैल्यू आ जाएगी 5। ये मैं पुट कर दूंगा इन इक्वेशन नंबर 1। पहली इक्वेशन थोड़ी आसान लग रही है,
तो आपने यही काम करना है, एक वेरिएबल निकल जाएगा, दूसरे को निकालना है। तो ये वाली जो वैल्यू निकली है ये आप चाहे पहली इक्वेशन में लगा दो चाहे आप दूसरी इक्वेशन में निकाल दो, आपको बचा हुआ वेरिएबल मिल जाएगा, उसका आंसर मिल जाएगा, मतलब कि उसकी वैल्यू मिल जाएगी, आंसर मतलब वैल्यू। तो डी की वैल्यू 5 थी तो पुट कर दिया इन इक्वेशन 1, तो a प्लस 5 इंटू डी की जगह पे 5 किसके इक्वल, 12 के इक्वल, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 12, 5 और 5 25, इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इसको कैलकुलेट करूंगा तो माइनस का 13 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये एक एपी ऐसा बना जिसकी स्टार्टिंग हुई माइनस की वैल्यू से 13 से। तो मुझे वो यही पूछा था आपने कि पहली 3 टर्म लिख के दिखा दो एपी की, तो एपी ही लिख के दिखा देते एक तरीके से। तो एपी की जो फर्स्ट टर्म होगी वो माइनस का 13 होगी, सेकेंड टर्म निकालने के लिए जो फर्स्ट टर्म थी उसके अंदर डिफरेंस को प्लस करा दो, डिफरेंस डिफरेंस नॉट डिफेंस, डिफरेंस जो है वो 5 है, तो माइनस 13 में प्लस 5 करोगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस के 8 में फिर प्लस 5 करोगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, ये पहली 3 टर्म निकालनी थी तो हमने निकाल दी, ये आंसर का पार्ट रहेगा ये तीनों। बताओ समझ में आया कि नहीं, आसान था, आया सभी को? सर आ गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ो। यहाँ पे कह रहे हैं कि सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज़ 5,000। 5,000 रुपये की एनुअल सैलरी से उनने काम करना स्टार्ट करा 1995 में। ठीक है, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। हर साल उसको 200 रुपये सैलरी बढ़ा के मिल रही है। ठीक है, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच रुपीज़ 7,000, 7,000 पे पहुंच जाएगी कौन से साल में? ठीक है, यहाँ पे दो मीनिंग बनते हैं, क्या एग्जैक्ट ईयर निकालना है या कौन सी पोजीशन वाली वैल्यू पे, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इस तरीके से। ठीक है, तो कराता हूं मैं। देखो यहाँ पे हम कैसे लिखें इस क्वेश्चन को, सैलरी इन 1995 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी है 5,000। ठीक है, और हर साल उसका इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, सिर्फ 200 रुपये का। ठीक है, तो सैलरी इन 1996 कितना आ जाएगा, 5,000 के अंदर 200 रुपये प्लस कर दोगे 5,200। अच्छा, सैलरी इन 1997 कितना हो जाएगा, फिर 200 रुपये बढ़ जाएगा, 5,200 रुपये तो थे ही पिछले साल, उसमें 200 रुपये और प्लस हो गया। अब अगले वाले साल में कितना होगा, फिर 200 रुपये प्लस हो जाएगा, उससे अगले साल में फिर 200 रुपये प्लस हो जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं कि एक ही वैल्यू बार बार प्लस हो रही है, एक ही वैल्यू बार बार प्लस हो रही है। वो कौन सी वैल्यू प्लस हो रही है, 200 रुपये। तो ये सारी टर्म्स किसकी टर्म्स बनने वाली है, ये एक सीक्वेंस बना, लेकिन ये किस टाइप का सीक्वेंस बना, ये सीक्वेंस एपी वाला सीक्वेंस बन गया, क्योंकि इसके अंदर हर साल यानी कि हर एक वैल्यू जो भी थी उससे अगली वाली वैल्यू लाने में मुझे 200 प्लस करना पड़ता है। मैं वहाँ रुपीज़, सैलरी, पैसे कुछ काउंट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ नंबर को काउंट कर रहा हूँ। पहले नंबर से दूसरे नंबर पे आने के लिए मुझे 200 प्लस करना पड़ा, दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पे आने के लिए मुझे 200 प्लस करना पड़ा। और अगर आप क्वेश्चन के हिसाब से अगले साल की सैलरी निकालेंगे 1998 की, तो फिर 5400 में फिर 200 रुपये प्लस कर दोगे, इंक्रीमेंट हर साल 200 रुपये का ही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी टर्म्स जो है एपी की टर्म्स बन गई। यहाँ पे एक एपी मिल गया मुझे, क्यों मिल गया अब आपको ये समझ जाना चाहिए, क्योंकि हर साल 200 रुपये प्लस होते जा रहे हैं। ये जो टर्म्स बनी थी वो ऐसे बनी थी, तो ये एपी की ही टर्म्स बन रही हैं। ठीक है, ये 1995 की सैलरी है, ये 1996 की सैलरी है, ये 1997 की सैलरी है, ऐसे 98 की, 99 की और ऐसे 2000 की बढ़ती रहेगी। वो कह रहे हैं कौन से साल में सैलरी 7,000 आ जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं नॉर्मल एक वो ईयर को काउंट नहीं करूं, अभी फिलहाल ईयर वाले पार्ट को आप भूल जाओ। नॉर्मल सी बात अगर आप देखें तो ये एपी की फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो एक तरीके से पहले तो मैं निकाल लेता हूँ कि कौन सी पोजीशन की टर्म 7,000 आ रही है। ठीक है, A4 नहीं है, सॉरी AN डालना था यहाँ पे। तो N पोजीशन की वैल्यू 7,000 आ रही है, मेरे को क्या मालूम N की वैल्यू क्या है, तो वही कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी कि एपी का फर्स्ट टर्म हो गया 5,000 और डिफरेंस कितना आ जाएगा 5200 माइनस 5,000 यानी कि 200। AN की वैल्यू 7,000। nth टर्म निकालने के लिए सिंपल सा रूल था,
उसी रूल का हमने काम किया। ए की वैल्यू लगा दी 5000, एन की वैल्यू गायब है, डी की वैल्यू 200, n-1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7000 में से माइनस हो जाएगा ये 5000, इस वाली वैल्यू को इधर लाके माइनस करा दो और ये वाली वैल्यू डिवाइड कर देगी। ये 2-3 स्टेप हमारे बच जाते हैं इस कैलकुलेशन को करने से। आप चाहो तो नॉर्मल तरीके से भी कर लो, सेम ही आएगा आंसर। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ 10 बना था, माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा 11, यानी कि 11th ईयर के अंदर उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इन 11th ईयर हिज सैलरी यहां सिर्फ इतना ही लिख दो। वो पूछ रहा है कौन से साल में उसकी सैलरी 7000 पे पहुंच जाएगी या 7000 हो जाएगी, यही बात हुई ना। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन से समझ आया कि 11th ईयर में उसकी सैलरी जो है 7000 हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया एक सिंपल सा आंसर 11th ईयर, क्योंकि वो नंबर ऑफ टर्म्स को हम काउंट कर रहे थे। ठीक है, पहली टर्म काउंट कर ली, दूसरी टर्म काउंट कर ली, तीसरी टर्म काउंट कर ली, ऐसे ही एन की वैल्यू काउंट कर ली। तो पहले मैं एक मिनट आंसर चेक कर लूँ इसका कि उन्होंने क्या दे रखा है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। क्या वो मुझसे सन पूछ रहा है कि कौन से ईयर के अंदर, ये काउंटिंग का ईयर हो गया, पहले साल की सैलरी, दूसरे साल की सैलरी, ऐसे 11th ईयर की सैलरी 7000 हो जाएगी। क्या आप उस की वैल्यू पूछ रहे हो कि इन 2000 कितना 1995 की बात कर रहा है, फिर 1996, फिर 1997, तो ऐसे ही कौन सा होगा, 1919 वाला होगा या 2000 वाला होगा, ये तो नहीं पूछ रहा। तो आंसर एक मिनट में चेक कर लूँ। फाइव 5.2 है ना, 11th ईयर ही आंसर उनका। तो आसान दे दिया आंसर, कोई बात नहीं, हमारी टेंशन खत्म होती है थोड़ी सी। इलेवंथ ईयर, ठीक है, समझ में आता होगा आपको। तो बस इतना ही छोड़ देते हैं, फिर आगे मैं भी अभी नहीं ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपके लिए बढ़ाता। भाई पल्ले पड़ गए आप लोग के? सर अगर इसमें हम ईयर भी लिख के आ जाते, ईयर लिख के आते तो पता है क्या गलती करके आते। एक मिनट रुको, किसी का आंसर आया, हाँ समझ में आ गया, हाँ जी सर। अच्छा ऐसा है, पहले लास्ट क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर इस पर भी वापस इस पॉइंट को थोड़ा और क्लियर करूँगा। पहले लास्ट वाला क्वेश्चन कराया तो जब भी इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ रामकली, तो हमेशा अनारकली याद आ जाती है, और वो वाला गाना याद आता है, अनारकली डिस्को चली। तो रामकली सेव्ड ₹5 रुपये सेव करती है इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। ठीक है, एक साल के पहले हफ्ते में वो ₹5 सेव करती है, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। ठीक है, और हर हफ्ते उसकी जो सेविंग है वो बढ़ती जाती है ₹1.75 के साथ। ठीक है, if in the nth week her weekly saving become ₹20.75। ठीक है, उसकी जो सेविंग है वो ₹20.75 पहुंच जाएगी nth वीक के अंदर। बताओ n की वैल्यू क्या है? ये तो आसान क्वेश्चन कर दिया मेरे हिसाब से। क्या कहते हो, समझ में आ गया? देखो पहले हफ्ते सेविंग कितनी है ₹5 की, उसके अगले हफ्ते कितना सेविंग में बढ़ा रही है 1.75। तो आपको ये समझ में आ गया कि हर हफ्ते उसके ₹1.75 प्लस होते जाएंगे। तो यानी कि प्लस होते जाने वाली बात क्या हो गई, एपी की टर्म्स बनाना शुरू कर देंगे उसकी हर हफ्ते की सेविंग। तो यानी कि पहले हफ्ते सेविंग थी ₹5, उसके अगले हफ्ते कितनी हो जाएगी, ₹5 में 1.75 प्लस हो जाएगा, यानी कि वो कितना बन जाएगा 6.75। उसके अगले हफ्ते कितना हो जाएगा 6.75 में 1.75 प्लस हो जाएगा, 1.75 है ना, हाँ, तो कितना आ जाएगा ₹8.50। फिर अगले हफ्ते क्या हो जाएगा ₹8.50 में फिर ₹1.75 और प्लस हो जाएंगे। उसकी सेविंग फोर्थ वीक में कितनी हो जाएगी, इतने रुपए जो प्लस करके आ रहा है, 7 और 5 12, 8 और 1 9 और 1 10। ठीक है, तो पहले हफ्ते कोई उसका
पिछले से बड़ी नहीं, पहले हफ्ते की सेविंग 5 रुपए थी इसलिए मैंने यहाँ पे जीरो डाला है, कंफ्यूज मत होना जीरो कौन सा डाल दिया, चलो हटा देता हूँ। पहले हफ्ते की सेविंग है सीधे ही 5 रुपए, अगले हफ्ते प्लस हो रहे हैं 1 रुपये 75 पैसे, तो वो सेविंग कितनी होगी अगले हफ्ते की 6.75। थर्ड वीक की सेविंग कितनी हो गई, पुराने वाली वैल्यू में फिर 1 रुपये 75 पैसे वो बढ़ा दे रही है अपनी सेविंग में, तो 8 रुपये 50 पैसे यानी कि 8.5 रुपये 8.50, जो कौन सी भाषा आपको समझ में आती हो। और उससे नेक्स्ट वीक में उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, पुराने वाली वैल्यू में फिर 1 रुपये 75 पैसे वो ऐड कर देती है, तो 10 रुपये 25 पैसे। ऐसे ही किसी हफ्ते में जाके उसकी सेविंग बन जाती है 20 रुपये 75 पैसे, और वो कहती है, वो क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं कि ये nth वीक के अंदर बनती है, यानी कि कोई n की वैल्यू है nth टर्म 20.75 बन जाती है। n की वैल्यू वो काउंट करा रहे हैं वीक के अंदर, पहला वीक ये A1 हो गया फर्स्ट वीक, A2 हो गया सेकंड वीक, A3 हो गया थर्ड वीक, A4 हो गया फोर्थ वीक, और ऐसे ही AN हो गया nth वीक। तो आपने कहा है ना nth वीक के अंदर उसकी जो सेविंग है वो 20 रुपये 75 पैसे हो जाती है, तो हमने वो लिख दिया। वो कहता है n कितना होगा, आसान है, n की वैल्यू पूछ रहे हैं, यानी कि nth टर्म दे दी कितनी है, n की वैल्यू गायब है, n निकालना है, फर्स्ट टर्म हमें मालूम है, d हमें मालूम है, सिर्फ डेसिमल की कैलकुलेशन हमारी आगे हमारे पास, तो बस लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a कितना है 5, d कितना है 1.75, an की वैल्यू है 20.75 और हमें फाइंड करना है n, ये क्वेश्चन मार्क है, तो हम यहाँ लिख देते हैं साइड में a प्लस n-1 इंटू डी 20.75 के इक्वल है, a की वैल्यू 5, n गायब, d की वैल्यू 1.75, 20.75, n-1 इंटू एक ही स्टेप में कर देते हैं 20.75 माइनस 5 अपॉन में 1.75, n-1 की वैल्यू कितनी आती है 15.75 अपॉन में 1.75, पॉइंट के बाद ऊपर और नीचे दो वैल्यूज़ हैं, तो बहुत सी जगह मैंने सुना है ऐसे बोलते हैं कि पॉइंट से पॉइंट कट गया, ऐसा मैथ्स के अंदर कभी नहीं होता, कोई तलवार नहीं है जो तलवार से तलवार कट गई, पॉइंट के बाद ऊपर 100 आया, इस पॉइंट को उठाया तो नीचे 100 आया, पॉइंट के बाद नीचे भी दो वैल्यूज़ थी, ऊपर 100 आ गया, पॉइंट के बाद ऊपर दो वैल्यूज़ थी, नीचे 100 आ गया, 100 से 100 कट जाता है, ठीक है, तो ऐसे बोल देते हैं जल्दबाजी में कि पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब ये दोनों नंबर 5 से कट जाएंगे, मैं 5 से ही काट रहा हूँ, हो सकता है 175 से डायरेक्टली हो जाता हूँ, फिर 5 से कट जाएगा, फिर 7 से तो डायरेक्टली कट जाएगा, तो यानी कि मेरे को कैलकुलेशन मिली n-1 की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पे 9, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 + 1 10, तो जो n की वैल्यू पूछे थे यानी कि 10th वीक के अंदर उसकी जो सेविंग है वो 20.75 रुपीज़ होगी, और n की वैल्यू उन्होंने पूछा था साफ साफ कि n कितना होगा, तो n होगा इतना 11, देयरफॉर n इज 10, देखिए आंसर ये रहा 10। हाँ जी, अब ज़रा ऊपर चलते हैं, जो अभी इस क्वेश्चन में एक बात मैं बता रहा था कि अगर वो कहते कि 7,000 रुपये उसकी सेविंग, जो सेविंग थी क्या था, सैलरी जो थी या इनकम जो थी, वो कौन से साल के अंदर होगी, कौन से ईयर में होगी, मतलब कि ईयर तो ये भी है 11th ईयर, ये काउंटिंग वाला हो गया कि पहला ईयर, दूसरा ईयर, तीसरा ईयर, और 1995 के हिसाब से काउंट करो तो बताओ कितना होगा, क्या ऐसे करोगे 1995 के अंदर 11 प्लस कर दोगे, ऐसा करोगे 2006 के अंदर, बताओ अगर मैं कहता कि n की वैल्यू 11 आ गई तो बताओ ईयर कौन सा होगा, वो जैसे 1995 था तो उसके बाद वो कौन से ईयर के अंदर उसकी जो सेविंग है या सैलरी है वो 7,000 रुपये तक पहुंच जाएगी, तो क्या 2006 आंसर होगा? सर 2005 होगा। क्यों 2005 क्यों होगा?
एक सेकेंड, आयुष का कहना है यस। 2005 क्यों होगा पलक? सर 1995 को भी तो काउंट करेंगे, 1995 तो भी तो काउंट करेंगे ना शायद। तो वो तो काउंट करा ही तो रहा हूँ मैं, 1995 को काउंट करा दिया, ये लो 1995 तभी तो लिखा है। 1995 में 11 और ऐड हो गए, इसमें तो 1990। हाँ तो हाँ एक सेकेंड, हाँ महक सही बता रही है कुछ, एक सेकेंड एक का सुन लो, मैं फिर दूसरे का सुनूंगा। हाँ महक, सर इसमें आप कह रहे हो इसमें इन्वॉल्व करा है, इसमें तो मतलब ये हो गया ना 1995 के बाद 11 साल बाद, लेकिन इसके हिसाब से तो हमारा होगा 1995 को इन्वॉल्व करके ही 11th ईयर में। हाँ आप समझ सही पा रहे हो शायद, सही है आपका आंसर, अपनी सोच के हिसाब से सही है। पता नहीं मैं भी इसको बता पाऊंगा कि नहीं। देखो अगर आप इसकी टर्म के हिसाब से काउंट कर रहे हो तो ये तो फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, एन की वैल्यू 11 आ गई। इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं ऑरेंज पेन से लिख रहा हूँ, एन की वैल्यू 11 आ चुकी है। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, मतलब कैलकुलेशन के बाद हमें पता चला है कि एन की वैल्यू 11 है। ठीक है, तो 11th वैल्यू अगर ये पहला साल काउंट होता है तो 11th वैल्यू जाके 7000 पहुंचेगी। ठीक है, तो इसका मतलब A2 का मतलब इसके अंदर कितने साल प्लस हो जाने चाहिए? क्या 2 साल? मतलब कि A1 अगर 1995 है, A2 1996 है, और आप कहते हैं कि 1995 में ऐसे अगर n की वैल्यू 11 है तो 11 प्लस कराओगे तो आपको पता चलेगा कौन सा साल है वहाँ पे, 2005 है या 2006 है, ऐसे निकाला ना कुछ। हाँ 2006 निकाला मैंने, 11 प्लस कराया तो ये 2006 बन गया, 2006 बन गए 7000 के लिए। तो इस हिसाब से तो मतलब कि जो A2 की वैल्यू है 5200 रुपये, इस हिसाब से जैसे यहाँ पे n की वैल्यू 11 आई है तो आपने 1995 के अंदर 11 प्लस करा दिया। आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ जो कि बड़ा कारगर साबित होगा, आपको समझ में आ जाएगा शायद से, कोशिश कर रहा हूँ। तो n की वैल्यू 11th ले ली तो आपने 1995 के अंदर 11 प्लस करा दिया तो आपका आंसर बन गया 2006। तो आपने कहा जी 2006 में उसकी सैलरी या उसकी इनकम 7000 तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इसी रूल के हिसाब से, इसी कैलकुलेशन के पैटर्न के हिसाब से जो A2 की वैल्यू है 5200 रुपये 1995 से कितने साल के बाद बननी चाहिए? 2 साल प्लस करके। 1995 में 2 साल प्लस करा दोगे तो कितना हो जाएगा? 1997। तो 1997 के अंदर उसकी सैलरी 5200 रुपये होनी चाहिए ना, तो लेकिन ये तो 1996 के अंदर है, अगले साल है। तो यानी कि A1 की वैल्यू से A2 की वैल्यू तक पहुंचने के लिए, ठीक है टर्म के हिसाब से पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, लेकिन ईयर काउंट कराना है तो जो भी पोजीशन बन रही है उसकी साल, यानी कि टर्म की पोजीशन जो भी बन रही है उसमें से एक कम करके ही आप साल में प्लस करा रहे हो। 1995 के अंदर 1996 तक आना है तो एक ही साल तो प्लस कराया आपने, लेकिन टर्म की पोजीशन के हिसाब से तो वो 2 है, यानी कि अब 1995 में क्या 2 प्लस करके 1996 बन जाएगा आपका? नहीं, 1 प्लस करके। तो यानी कि क्या कर रहे हो आप एक्चुअलिटी में, जो टर्म की पोजीशन थी ना उसमें से एक कम करके वो प्लस करा रहे हो सन के अंदर, ईयर के अंदर। सन मतलब वो साल, ईयर के अंदर। ऐसे ही तीसरी टर्म की वैल्यू कितनी है? 3। तो क्या आप 1995 में 3 प्लस करके 1997 पहुंचेगा? नहीं, टर्म की पोजीशन से एक कम कर रहे हो आप। पहले टर्म की पोजीशन है तीसरी इसकी जगह पे आप 2 काउंट कर रहे हो और 2 प्लस करा रहे हो 1995 में, तो 1997 आ जाएगा। यहाँ आप सीधी सी बात कह सकते हो कि 1995 और 1997 में कितने गैप आ रहे हैं? 1 और 1 2 गैप आ रहे हैं, तो इसलिए 2 प्लस कराओगे आप। ठीक है, पोजीशन के हिसाब से तीसरी पोजीशन है लेकिन गैप कितने बने? 2 गैप बने, तो यानी कि 2 साल की फर्क है। ठीक है, तो ये थोड़ा सोचने वाला पॉइंट है, लॉजिकली ही आगे बढ़ सकते हो, कोई फॉर्मूला नहीं बता सकता इसके लिए। तो जितनी भी पोजीशन बनी थी एन की वैल्यू जो भी बनी थी उसमें से एक कम कराया और इसमें प्लस करा दिया। इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और है ऑप्शनल के अंदर, दिखाता हूं आपको अभी। ये क्वेश्चन नंबर 3, इसका डायग्राम ये रहा। इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसी इसी अप्रोच से आगे बढ़ेंगे जो अभी मैंने समझाई है यहाँ पे, और वहाँ पे भी समझ में आ जाएगा, यहाँ पे मेरे हिसाब से समझ में आ चुका होगा। समझ में आ गया ना? बताओ। आगे समझ में बता दो मुझे, हाँ या ना। यस सर। और फिलहाल उन्होंने क्वेश्चन में पूछा नहीं था, लेकिन हम आंसर दे सकते थे। यहाँ कंफ्यूजन नहीं है कुछ कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7000, कौन से साल में उसकी इनकम
7000 हो जाएगी। तो ऐसे मैं काउंट कर सकता ना कि 2005 या 2006, ये चीज़ तो नहीं पूछ रहा कहीं, और वो चीज़ भी सही है कि 11th ईयर में, तो दोनों ही तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे 2006 नहीं आएगा, 2005 आएगा, यानी कि अंदर अगर मुझे एग्जैक्ट ईयर की वैल्यू निकालनी है तो 1995 में जो n की वैल्यू बनी थी आपकी 11, इसमें से एक कम करो वो आएगा 10, और वो प्लस कराओगे तो ये आ जाएगा 2005। तो 2005 के अंदर उसकी सैलरी हो जाएगी 7000 रुपये, अगर हर साल 200 रुपये का इंक्रीमेंट हो रहा है, और 1995 हमारा पहला साल है, पहली सैलरी हमें मिल रही है 5000 रुपये की, उस पैटर्न के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं अब। आज अगला टॉपिक स्टार्ट करूं, एसएन वाला। क्या कहते हो? सेवन 48 तो हो गए। यस सर। एक सेकेंड, चलो आज ऐसा है, थोड़ा सा मैं उसका डेरिवेशन वाला पार्ट कराता हूँ, फिर अगली क्लास में डेरिवेशन नहीं समझाऊंगा एसएन की, क्योंकि जो बच्चे नहीं आए हैं वो तो खैर नहीं आए हैं, क्या कर सकते हैं उनका। अरे भाई नीचे आ जा यार। सर इस टॉपिक से रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा दो, नया टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करा। नहीं, ऐसे फिर ना क्वेश्चन ढूंढने में और करवाने में बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को मेरे को पहले समझना पड़ेगा कि क्या एएन का फॉर्मूला लग रहा है, एसएन का तो नहीं लग रहा। तो जब पूरा टॉपिक हो जाएगा तभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने में आनंद आएगा। तो ऐसे नई शीट खोलता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसएन, यानी कि एसएन से चलो पहले बता देता हूँ कि जैसे अब हम एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को उठा रहे हैं, मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ 5, 8, 11। देखना कोई प्लस में तो गलती नहीं कर रहा, क्योंकि मैं 3 3 का गैप ले रहा हूँ यहाँ पे। 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20, यहीं तक ले लेता हूँ छोटा एपी समझाने के लिए, ठीक है। अब मैंने कहा ये एक सीरीज़ बना दो। सीरीज़ बना दोगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 5 + 8 + 11 + 14 + 17 + 20। ये सीक्वेंस है और ये सीरीज़ है। सीरीज़ के अंदर क्या फ़र्क होता है? सीक्वेंस दो टाइप का मतलब हम जो अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ते हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ते हैं। एपी में इस तरीके से होता है। अगर इस एपी की सारी टर्म्स को या जितनी भी टर्म्स मैंने लिखी हैं उन सबको ऐड कर दूं, प्लस कर दूं, तो वो बोलते हैं हम सीक्वेंस, सॉरी सीरीज़, नॉट सीक्वेंस, उसको बोलते हैं सीरीज़। तो यहाँ पे सीरीज़ वर्ड में इतना कंफ्यूज होने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम इसको बोलेंगे, यहाँ पे एपी के अंदर कितनी टर्म्स थी? ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म, ठीक है। 6 टर्म्स थी। अब इन सारी की सारी 6 की 6 टर्म्स को प्लस कराना है, तो उसको मैं ऐसे लिख दूंगा S6, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, ऐसे लिखेंगे उसको, ठीक है। या फिर मैं ऐसे लिखूंगा S6, ठीक है। और नॉर्मल रूल के हिसाब से देखूं, रूल के हिसाब से छोड़ो अभी इसको, डेरिवेशन वाला पार्ट है तो इसी एग्जांपल के हिसाब से समझाऊंगा तो काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। अब सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स निकालना है। ये 6 टर्म्स हैं, इनको प्लस करना है। अच्छा, इनको प्लस करना है तो क्या, एक तो नॉर्मल प्लस कर दिया मैंने, ठीक है, कर दिया। कोई इसके लिए कोई रूल भी चाहिए हमें, ठीक है, रूल चाहिए। जैसे कि nth टर्म निकालने का रूल हमने समझा था, कुछ एक एपीस पे हमने कुछ ऑब्जर्व करा और उसके उस पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने उसका nth टर्म का रूल डिराइव कर दिया, लिख दिया कि ये बनेगा a + n - 1 × d, ठीक है। अब ऐसे ही Sn यानी कि सम ऑफ n टर्म्स का रूल कैसे बनेगा? यहाँ जो एग्जांपल लिया मैंने S6 यानी कि पहली 6 टर्म्स जो एपी की हैं, जितनी भी टर्म्स दिख रही हैं उनको प्लस करना है। तो क्या करूँ मैं इसके लिए? पता है हमने क्या करा? बल्कि मैंने नहीं करा, जिन्होंने रूल बनाया उनके हिसाब से बता रहा हूँ, उस पैटर्न को फॉलो करते हुए बता रहा हूँ। कहीं ये मतलब मैंने खुद बना लिया कहीं, हाँ, उन तो पढ़ाई बात को ही समझा रहे हैं ना आपको। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ऐसा करा कि जो 5
8, 11, 14, 17 और ये 20 है ना, इस एपी को पूरा उल्टा करके लिख दिया। जैसा ये चल रहा था लास्ट वाली टर्म पहले ले ली, यानी कि रिवर्स एपी बना दिया और उसको ऐड करा दिया। ऐसे लिख दिया उन्होंने 20, 17, 14, 11, 8 और 5। क्या ये कहोगे कि ये दोनों वैल्यूज, अब ये जो दो एपी बने हैं ना, ये भी S6 है, 6 टर्म्स का सम है, और ये भी क्या है S6 है, ये भी क्या है 6 टर्म्स का सम है। देखते जाना, इस पैटर्न को देखना कि क्या कर रहा हूं मैं इसके अंदर। क्या था, नॉर्मल एपी था 5, 8, 11, 14, 17, 20, मैंने रिवर्स करा और वही लिख दिया पीछे से आगे की तरफ। ठीक है, हाँ लिख दिया इसको 20 आ गया, जो लास्ट टर्म थी वो पहली बना दी, सेकंड लास्ट टर्म सेकंड बना दी, थर्ड लास्ट टर्म थर्ड बना दी, इसी तरीके से लिख दिया। समझ में आ गया होगा आपको। अब हमने कहा इसको ऐड कर दो, मतलब कि ऐड कर दो इसको। जब ऐड करा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे S6 कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। जो सीरीज ऊपर थी वो तो सिंगल थी S6 वाली, यहाँ पे वही सीरीज डबल हो गई, 2 बार आ गई, तो S6 और S6 कितना हो गया, 2S6 बन जाएगा। 2 बार हो गया, ये वाली चीज़ कितनी बार हो गई, 2 बार हो गई। अब इसको प्लस करा तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे 20 और 5 25, 17 और 8 देखना कितना है 25, 14 और 11 कितना है, ये भी 25 है, 14 और 11 ये भी 25 है, 17 और 8 8 8 16 7 7 14 और 1 15 ये भी 25 है, 20 और 5 ये भी 25 है। अच्छा ये 25 है। फिर फ़ायदा क्या हो रहा है सर इसमें, अभी एक पैटर्न तुम्हारे को दिखेगा यहाँ पे 2S6 25 कितनी बार आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, 6 बार आ रहा है ना। और यहाँ पे कितनी टर्म्स का सम निकाल रहे थे हम, 6 टर्म्स का। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25 को 6 बार प्लस करना है, तो जरूरी है 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 कैलकुलेटर का यूज़ करूँ, या मैं ऐसे नहीं लिख दूँ 25 6 बार है, ऐसे लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। हाँ महक श्रीवास्तव क्या दिक्कत है बेटा। सर मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरे बेटे x और x को प्लस करती है क्या लिखती है, एप्पल मैंगो, क्या लिखते हैं हम इसको, x और x को प्लस करके बताओ। सर x प्लस एक्स करोगे तो क्या आएगा मेरे बेटे बच्चे क्या आएगा, x और x को प्लस करोगे तो क्या आएगा मेरे बेटे बच्चे, 2x नहीं आएगा, 2x आएगा, वही मैंने करा है। S6 और S6 को प्लस करा 2S6 आ गया, 20 और 5 को प्लस करा 25, 7 और 18 को प्लस करा 25, 11 और 14 को प्लस करा 25, 14 और 11 को प्लस करा तो भी 25, 17 और 8 को प्लस करा तो 25, 20 और 5 को प्लस करा तो 25। इन सबको इन सारे 25 को प्लस करना है, कितनी बार 25 है 6 बार, तो 25 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, या 25 प्लस 25 प्लस 25 6 बार कर लो, बात तो एक ही है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि इन सब में से इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से और इसमें से 25 कॉमन ले लिया, आप ऐसे लिखोगे 25 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार 6 बार बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 6, बात वही याद है कि जो मैंने यहाँ लिख दिया। तो 2S6 की वैल्यू कितनी आ गई 25 6 बार, अच्छा 25 6 बार आ गया, 25 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करें इसके अंदर, मुझे तो ये चीज़ निकालनी थी, S6 की वैल्यू निकालनी थी, ये इन नंबर का सम निकालना था, यहाँ पे तो 2 फालतू में आ गया। अच्छा 2 को उधर धक्का मार दो, क्या हो जाएगा 25 इंटू 6 अपॉन में 2, ये हो जाएगा, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखना 6/2 को अलग कर लिया, इसको और इसको अलग कर लिया, ठीक है, और ये 25 को इधर भेज दिया, हाँ लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6/2 25, देखना जरा वहाँ पे कैसे बन रहा है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का सम बन रहा है, तो मैं इसको लिख दूँ a1 प्लस an, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी कि ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म। ये सर तुक्का है, ये तो कोई तुक्का सा लग रहा है, ये तो मज़ा नहीं आ रहा है इस चीज़ में। दूसरा एपी उठा लेते हैं, कोई दूसरा एपी ले लेते हैं, बताओ क्या लूँ, सर 7 का टेबल ले लो, 7 का टेबल ले लेते हैं। अब मैं 6 टर्म नहीं लेता, क्योंकि कहोगे पहले भी 6 कराया था अब भी 6 करा रहे हो, या तो 5 करा लो या 7 करा लो, 7 पे ले जाते हैं। अब इसका सम निकालना है, यानी कि कितनी टर्म्स तक है 7 टर्म्स तक का, यानी कि मैं इसको नाम दे रहा हूँ S7।
पहली 7 टर्म्स का सम, ये 7 ही टर्म्स है ना हमारे पास, इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, इन 7 टर्म का सम ऐसे लिखूंगा ना। 7, ये कॉमा है, 1 नहीं है, ये सारे कॉमा है, ठीक है। 7 + 14 + 21 + 28 + 35 + 42, अरे भाई प्लस आना है, कॉमा क्यों लगा रहा हूँ, 42 + 49, इसी को उल्टा करके लिख दो, 49 + 42 + 35 28 21 14 7, वही रहेगा, उन्हीं 7 टर्म का सम है। ऐसे प्लस कर लूँ या ऊपर पीछे से आगे प्लस कर लूँ, कोई फ़र्क है? आंसर में फ़र्क पड़ जाएगा? नहीं पड़ेगा। क्या 7 की जगह 10 टर्म बन गई, 5 टर्म बन गई, 6 टर्म बन गई? नहीं, 7 ही रही हैं, काउंट कर लो, 7 ही हैं। तो ठीक है, S7 ही लिखना पड़ेगा, मैं नाम चेंज नहीं कर सकता इसका, ठीक है। जब इनको हमने ऐड करा, बड़ा गंदा सा लाइन आई है ये, तो ये बन गया 2 बार S7, पहले वाले जैसा नहीं हो गया, 2 बार ही आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आया था, यहाँ पे भी 2 ही आया। हाँ होगा, हमेशा 2 बार ही तो बनेगी, तो 2 ही आएगा यहाँ पे। इनको प्लस करना कितना आता है, 56 आ रहा है ना। अगर मैं प्लस गलत कर दूँ तो जरूर बता देना मुझे। 4 और 2 6, 4 और 1 5, ऐसे ही बनेगा। अभी सब में देख लेना आप, 8 और 8 16, 2 और 2 4 5, रैंडमली कहीं और देख लेते हैं, यहाँ पे 42 और इसमें देख लेते हैं, 4 और 2 6, 4 और 1 5, ऐसे यहाँ पे बन जाएगा 56, ऐसे यहाँ पे बन जाएगा 56। कितनी बार आया 56 देखना, 1 2 3 4 5 6 7 बार ही आ रहा है, 7 बार आया 56, ठीक है। तो वही काम करूँ, S7 की वैल्यू निकालनी है, 7 के नीचे 2 ले आता हूँ और इस 56 को लिख देता हूँ। देखना 56 फर्स्ट और लास्ट टर्म को प्लस करके नहीं आ रहा, 7 और 49 यहाँ पे आया, देख लो आपके सामने है, यहाँ पे भी आया है फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम, 49 और 7 को प्लस करके 56, यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। रूल मिल गया हमें, यानी कि मुझे जितनी भी टर्म निकालनी थी, यानी कि अब अगर ये मुझे मालूम ना हो कि 49 कौन सी पोजीशन में है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, n पोजीशन ना, n वाली पोजीशन। तो यानी कि अगर 7 की जगह मैं n लगा दूं तो ये रूल क्या बनता है, देखना 7 की जगह n आ जाएगा। इस 7 की जगह क्या आएगा, ये n नहीं है, ये क्वेश्चन का जो AP का जो फर्स्ट टर्म है ये वो है, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा शेड कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि ये 7 वो नहीं है, ये 7 वो है, ठीक है, जो AP का फर्स्ट टर्म है। और ये जो लास्ट टर्म है उसको मैंने ग्रीन शेड करा है, ये यहाँ है, यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो सम ऑफ n टर्म्स का रूल बन गया n/2 ब्रैकेट में a + l। समझ में आया? सर l लिखा, इसको a नहीं लिख सकते? अभी बता रहा हूँ ना, अभी सुन तो लो, पहले आगे बढ़ रहे हैं। अभी आप तो बुक में से देखी हुई बात कर रहे हो, आगे के लिए a + l बन गया, ठीक है। 49 क्या है, लास्ट टर्म है, इस AP की आखिरी वाली टर्म है, ठीक है। अब इस रूल में और भी कुछ काम कर सकते हैं, ये भी एक अपने आप में रूल है, यानी कि कोई AP की फर्स्ट टर्म पता हो, उसकी लास्ट टर्म पता हो, और पता हो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो हम इस रूल पे काम करेंगे, बड़े आराम से कर सकते हैं, हमारे को आंसर मिलेगा। वहाँ क्या करेंगे जब लास्ट टर्म पता ही नहीं होगी, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। अब जरा वापस क्वेश्चन पे आओ, ये 49 जितनी यहाँ पे टर्म्स होंगी, यानी कि AN एक AP बन रहा है, यहाँ पे AP के अंदर अगर ये 7 टर्म है तो ये n की वैल्यू कितनी होगी, 7। अगर इस AP के अंदर 10 टर्म होंगी तो n की वैल्यू कितनी होगी, वहाँ पे 10। अगर इस AP के अंदर 25 टर्म होंगी तो वहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, 25 ही होगी ना। बताओ बताओ, हाँ के ना। जो लास्ट टर्म है 49 वो हमेशा क्या, किस चीज को बता रहा है, जो से भी AP की बात कर रहे हो उस लास्ट टर्म को, यानी कि जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यानी कि उस नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से वो जो हम यहाँ पे S7 लिख रहे थे, SN लिख रहे थे, यानी कि वही पोजीशन की बात होगी ना। लास्ट टर्म मतलब उस वाली पोजीशन की बात कर रहे हो, S जैसे कि ऊपर लिखा था S7, यानी कि 7 पोजीशन तक के जितने भी नंबर हैं उनको प्लस कर दो। 7 पोजीशन का नंबर था 49, ठीक है। अगर मैं S10 लिखूंगा तो मतलब कि 10 पोजीशन तक जितने भी नंबर हैं उनको सबको प्लस कर दो, और 10 पोजीशन वाला नंबर कहाँ आएगा, इस L की जगह पे आएगा। यानी कि L क्या बता रहा है, लास्ट टर्म को, और लास्ट टर्म कौन सी पोजीशन वाली टर्म होगी, n पोजीशन वाली टर्म होगी। यानी कि इस L को मैं नहीं लिख सकता कि इस AP के अंदर की nth पोजीशन वाली टर्म होगी ये AN। L जो है उस AP की nth पोजीशन वाली टर्म होगी, n मतलब जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स थी उसके लिए बात कर रहे हैं हम, n मतलब वो लास्ट टर्म, लास्ट पोजीशन, ठीक है। अच्छा,
इस पे अगर मैं थोड़ा सा और काम करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, a का a रहा और nth टर्म निकालने का रूल था a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हाँ ये रूल था। अगर मैं इस पे और काम करूं तो ये ऐसे हो जाएगा, a और a कितना हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि ये भी सम ऑफ n टर्म्स बना। आपको ये डेरिवेशन वाला पार्ट सिर्फ समझाने के लिए, पेपर में नहीं पूछा जाएगा कि डेरिवेशन इसकी बताओ, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए है। कुछ एक टॉपिक की ही डेरिवेशन आपसे पूछी जाएगी, ना तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी की डेरिवेशन आपसे पूछी जाएगी, ना एपी के अंदर किसी फॉर्मूले की डेरिवेशन आपसे पूछी जाएगी। ऐसे ही आपका जो चैप्टर नंबर जो आपका चैप्टर है मेंसुरेशन, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, उसमें किसी टॉपिक की डेरिवेशन आपसे नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ एक फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट सम ऑफ कौन का, ठीक है, और किसी की नहीं। तो यहाँ पे ये सिर्फ समझाने के लिए आपको, सर वो भी निकल गया इस बारी। चलो निकल गया तो फिर तो जान ही छूटी आपकी। तो सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए आप दो रूल याद रखोगे। एक तो जो अभी लिखा, अब मैं इसको लास्ट में अलग से लिख देता हूँ, सम ऑफ n टर्म्स मतलब Sn का मतलब n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। एक रूल ये हो गया। Sn का दूसरा रूल है n अपॉन 2 a प्लस l क्या है लास्ट टर्म, a क्या है फर्स्ट टर्म, वो तो वैसे ही है जैसा था पहले, उसको अलग से नहीं बता रहा। a और d आपको पता ही है, n भी आपको पता है, l के लिए लास्ट टर्म है, ठीक है। ये दो रूल आपको याद रखने होंगे, बस आपको भाई याद रख के चलने हैं। डेरिवेशन वाला पार्ट आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए, सिर्फ समझने के लिए आपके, ठीक है। अगली क्लास में सीधे डायरेक्टली रूल्स पे काम करेंगे, ओके। चलो बाय, बाकी करेंगे अगली क्लास में।